कोई डर भी है कि कैसे नी रिप्लेसमेंट तो इतना कॉमन हो गया है, कुछ ऑल्टरनेट है सर या सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा? नी रिप्लेसमेंट एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोटल नी रिप्लेसमेंट का, कि हमें सारे लिगामेंट्स को हटाना पड़ता है। उसकी जगह आप मेटल का लगाएंगे तो फील नहीं आएगी, मूवमेंट्स भी पूरी नहीं आएगी, और आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मना किया जाएगा कि स्क्वाट ना करें, चौकड़ी नहीं मार सकते, स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो डर है नी रिप्लेसमेंट ना करवाने का वो यही है। तो सर उसमें क्या, जैसे आपने कहा अगर हम लोग एक पोर्शन उसको रिप्लेस करते हैं तो उसमें क्या एडवांटेजेस, क्या रिकवरी जल्दी है या कॉस्ट कम है, क्या एडवांटेज? टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड की जा सकती है अगर आपको पता है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ। उसको हम बोलते हैं टक्सप्लास्टी। तो हाफ नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट इज वन, वी सेव ऑल द लिगामेंट्स, we save all the natural bone and cartilage, we just do the resurfacing। और पेशेंट स्क्वाट भी कर सकता है, चौकड़ी भी मार सकता है, योगा भी कर सकता है, स्टेयर्स भी जा सकता है, पहाड़ों में भी चढ़ सकता है, सब कुछ अलाउड है। और जो बैलेंस जो फील होता है वो अमेजिंग है। पूरे वर्ल्ड में ओनली 10% डॉक्टर्स हाफ नी रिप्लेसमेंट करते हैं या एडवाइस करते हैं अपने। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक अलग प्रॉब्लम की। जैसे एक प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि कम्प्लीटली पेन फ्री होती है इनिशियल स्टेजेस में। अच्छा, पता ही नहीं चलता। हाँ, इसकी प्रॉब्लम यही है क्योंकि शुरू में पता नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में रोल आता है न्यूट्रिशन का, और उसमें सबसे जरूरी है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट। जैसे आपने पूछा, बट क्या कैल्शियम काफी है? क्या ओनली कैल्शियम लेने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से रूट करने के लिए, उसको भेजने के लिए बोन्स में हमें विटामिन डी चाहिए। तो आई विल से कि विटामिन डी इज द की फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और उससे भी काम नहीं चलेगा। प्रोटीन इनटेक, तो तीनों चीजों का अमलगेशन चाहिए, और विटामिन डी इज द की फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन डी तो मस्ट है, लेना ही लेना है। कैल्शियम आप एक ना भी लें, क्योंकि कैल्शियम हर एक के लिए जरूरी नहीं है। ओनली 4 लोग, 5वें को जरूरत ही नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, या प्रूवन केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉज। आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज लेना पड़ेगा, लेडीज को लेना पड़ेगा। सी, मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, फीमेल्स में ही होता है। मेनोपॉज का मेन प्रॉब्लम है ईस्ट्रोजन हार्मोन का बंद होना। ईस्ट्रोजन इज ए बोन प्रोटेक्टिव हार्मोन। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि 5 चीजों की एक्सरसाइज करिए। शोल्डर्स की मोबिलिटी, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग, बैक और नेक के लिए पोस्चर केयर, उसकी स्ट्रेचिंग, योगा, एंड नी जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज, हिप के लिए। तो 5 चीजों का आप डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, जो चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी के शैल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुड़गांव के। सो वेलकम टू आवर शो सर। Thank you so very much, Millie. It's a real honor and pleasure for me to be here. And as far as my intro is concerned, I have been in this field of alleviating pain from humanity for last 30 years. I passed out from medical school from Medical College Rohtak, which is in Haryana itself. ओके सर। Then after my fellowships and other trainings, I came in Gurgaon exactly 26 years ago. Oh my God, 26 years ago. So to be precise, it was 20th of January 2000. Wow, it's a long time. Yeah. So I have been part of almost all the hospitals. I started my journey with Paras. Then I was for 10 years with Artemis Hospital. Then I shifted and got attracted with Dr. Devi Shetty's dreams, and then I was there with Very famous his, doctor, yes. हाँ. So I'm really inspired by him, and I was there for actually more than 4 years. Then due to Corona and other issues, there were some problems. Then I shifted base to this part of Gurgaon, and I'm working with Shalby International Hospital. Sector 53. 53. So I had a big team of doctors who are specialists in all kinds of problems, maybe spine, joint replacements. We deal a lot of osteoporosis patients, and also there's a special doctor only for tumors, bone tumors, and one doctor specially takes care of the sports injuries like shoulder problems, knee problems. So I always believe in a teamwork, and ultimate goal is to give the best treatment and best care to the patient whosoever comes to us. तो सर किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ
और जब भी कोई बात हम करते हैं अपने डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि लुक वी डील विद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड इट्स ए नॉट सिंगल एंटिटी, इट डज नॉट मीन वी डील विद ओनली बोन। सो बोन के साथ जॉइंट्स भी हैं, मसल्स भी हैं, कार्टिलेज हैं, बर्सा हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सर से लेके एडी तक, एकदम एड़ी तक सब कुछ, जितनी भी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि एट वन गिवन पॉइंट ऑलमोस्ट आई कैन से 30 to 40% of world population is suffering from some kind of musculoskeletal disorder. And to name, there are 150 musculoskeletal disorders. If you want to succeed in orthopedics, just take care of 4 things. And if you want to avoid us, stop us to earn something, you have to take care of only 4 things. 95% वही खत्म हो जाता है। अच्छा। Mainly we deal with knee joints, back and neck, shoulders and hip. यहीं पर 95% खत्म। सारी प्रॉब्लम शोल्डर, नी, बैक, नेक, और एक साइलेंट डिजीज है, बिग एलिफेंट इन द हाउस आई मस्ट से, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। सो 5 चीजें हम 95% पेशेंट इन्हीं में देंगे। उसके अलावा है तकलीफ, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, हील पेन, कार्पल टनल, हाँ इतना नहीं है, बट ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ। और डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि 5 चीजों की एक्सरसाइज करिए। शोल्डर्स की मोबिलिटी, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग, बैक और नेक के लिए पोस्चर केयर, उसकी स्ट्रेचिंग, योगा, एंड नी जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज, हिप के लिए। तो 5 चीजों का आप डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो अगर ओवरऑल हम अपनी वेलनेस की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं। आवर बॉडी इज ए टेम्पल, उसका तो ध्यान रखना ही रखना है, बट साथ में मन भी है, दिमाग भी है, तीनों चीजों का ध्यान। अगर आपको ओवरऑल बात करनी है तो तीनों का करना। बॉडी के लिए सबसे जरूरी है 3 चीजें, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और खुश रहे, उसकी रेस्पेक्ट करना, उसको पनिश नहीं करें। कुछ लोग या तो ज्यादा खा के भी पनिश कर रहे हैं या भूखा रह के भी, फास्टिंग रख के भी, दोनों गलत है। तो फर्स्ट पार्ट आता है एक्सरसाइज का, जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू किया था। एक्सरसाइज, राइट। उसमें वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट ये कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं। अच्छा, मतलब ये 50% है सर। और हाँ, मतलब क्या ब्रिस्क वॉक? यस, ब्रिस्क वॉक इज बेटर, बट ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत ही ब्रिस्क से करेंगे। धीरे से फिर आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट करिए, अपने पोस्चर को ठीक रखिए, सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन टॉक करना या चैटिंग में मत रखिए ड्यूरिंग वॉकिंग, दैट इज नॉट गुड। धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करिए एंड मेक इट ए रूटीन। अगर 4 times इन ए वीक 30 minutes आप वॉक करेंगे, देयर आर ट्रेमेंडस बेनिफिट्स। पूरी रिसर्च भी यही कहती है कि ऐसा नहीं है कि मिथ बना दिया कि 10,000 स्टेप्स ही करना है। हमारी बॉडी नंबर्स के पीछे नहीं भागती है। अच्छा, मतलब 30 to 40 minutes वॉक आप कर लें। हाँ, 5 to 6,000 स्टेप्स के बाद सब रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फिर उसका इफेक्ट प्लेट्यू हो जाता है, उसके बाद कोई फायदा नहीं होता। तो आप एक लिमिट से ज्यादा वॉक करेंगे तो कोई बहुत एडवांटेज नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसको मिक्स करिए। मसल्स की स्ट्रेंथ को लेके आना है, जिम को हिट करिए। अगर आप यंग है तो जिम चाहिए। मसल्स इज द बिगेस्ट करेंसी इन योर पॉकेट। अगर आपकी मसल्स डेवलप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं अचीव। वेरी अर्ली, लाइक बिलो 15 काफी बच्चे जिम चले जाते हैं। जाइए जिम, वहाँ पर एरोबिक्स पे ध्यान दीजिए, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, बट डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स। और हैवी वेट्स के साथ जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना यंग एज में, बिफोर योर ग्रोथ प्लेट्स आर फ्यूज्ड, वो सब चीजें नहीं करना। जस्ट रिलाई ऑन नेचुरल थिंग्स, वो बेटर है। अगर आपको लेना भी है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप कोई कॉम्पीट कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो डॉक्टर्स की सलाह के बगैर। देयर आर गुड ट्रेनर्स वो हेल्प कर सकते हैं, बट मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। 70 years ओल्ड लेडी, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जिम में जाती थी, उनको किसी ने बता दिया कि जिम जाना है, तो जिम गई। ट्रेनर ने पहले ही दिन इतना वेट उठवा दिया, उनका रोटेटर कफ इंजरी हो। और बात यहाँ नहीं रुक रही है, वो हमने सर्जरी किया, बिल्कुल ठीक हो गई 6 months में, फिर उन्हें गलती रिपीट, फिर जिम में गई अदर साइड का। तो ओवर एक्टिविटी नहीं करें। हम 2 ही तरह के पेशेंट देखते हैं, या तो जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो इनको हम वीकेंड वॉरियर्स भी बोलते हैं। राइट सर। जो पहले कभी कुछ नहीं करते और एकदम से जाके एकदम से पूरा हिट कर। तो बहुत जरूरी है आपको प्रॉपर वार्म अप करना, कोई भी एक्सरसाइज कर, एंड देन कूल डाउन भी करना, रिकवरी भी देना। तो बहुत, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी। तो पूरी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि अगर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जॉइंट्स के, लिगामेंट्स और फैशिया, उनको हम स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपके फॉल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेन के, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो योगा ऑल्सो एक फैंटास्टिक चीज है, आपको डेली स्ट्रेच करना चाहिए। तीनों चीजों का मिक्स होना है, बैलेंस करना चाहिए। देखो डेली हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो
4 दिन तो जरूर कर। 40 मिनट्स 4 टाइम्स इन ए वीक तो मस्ट है, करना ही करना है। अदर जो डेज है उनमें मेडिटेट करिए, कुछ और तरीके ढूंढिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। मेरे को कोई नहीं रोकता, मैं ओपीडी में बैठा हूँ कि खड़े होकर पेशेंट से बात नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। ये आदत बनाने वाली बात। क्यों लिफ्ट में जाना है, हर बार स्टेयर करते, मेरे को पानी पीना, मैं क्यों किसी को बुलाऊंगा बेल बजाए, खुद खड़े होकर जाइए, छोटी छोटी चीज। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक अलग प्रॉब्लम की, जैसे पेनफुल पार्ट तो मैंने बता दिया, आपने जैसे पूछा शोल्डर नी बैक पेन। एक प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि कम्प्लीटली पेन फ्री होती है इनिशियल स्टेजेस में। इसकी प्रॉब्लम यही है क्योंकि शुरू में पता नहीं लगता और बाद में बहुत ही सटल साइंस होते हैं, जैसे हाइट का कम हो जाना, पोस्चर चेंज हो जाना, झुक जाते हैं। हाँ, बैक को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है तो बैक पेन होना, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ऐसे केसेज में रोल आता है न्यूट्रिशन का। एक्सरसाइज का रोल तो है, हमने बात भी की, बट न्यूट्रिशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन बोन हेल्थ, और उसमें सबसे जरूरी है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट। जैसे आपने पूछा, पर क्या कैल्शियम काफी है? क्या ओनली कैल्शियम लेने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से रूट करने के लिए, उसको भेजने के लिए बोन्स में हमें विटामिन डी चाहिए। तो आई विल से कि विटामिन डी इज द की फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और उससे भी काम नहीं चलेगा। प्रोटीन इनटेक, तो तीनों चीजों का अमेलगेशन चाहिए। तो विटामिन डी, हम बहुत ही सनी कंट्री में रहते हैं, हाँ, इंडिया, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है प्रॉब्लम है तो भी लोगों को विटामिन डी का क्यों है? मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह 7 बजे हॉस्पिटल आता हूं और शाम के 7 बज जाते हैं। कभी भी सन एक्सपोजर होता नहीं। हाँ, अंदर ही इंडोर ही। और अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी सिर्फ सनलाइट के एक्सपोजर से हमें मिलता है। और सर सप्लीमेंट जो होते हैं, सप्लीमेंट तो है ही है, बट नेचुरल तरीके से नेचुरल तो सनलाइट ही है। इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी काइंड ऑफ फूड। 30 to 40 मिनट्स ऑफ सनलाइट में अपनी बॉडी को, फेस को, आर्म्स को एक्सपोज करोगे तब भी आपको पूरा एडिक्वेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो हम एक्सपोज करेंगे नहीं, या तो सनस्क्रीन लगाएंगे, अम्ब्रेला लेंगे, पूरा ड्रेस अप है। और सरप्राइजिंगली ग्लास के क्रॉस भी जो धूप आ रही है उससे भी विटामिन डी नहीं बनता है। फिर इंडिया में कहने को तो हम सनी कंट्री, बट मोस्टली जो अर्बन की मैं बात नहीं कर रहा, रूरल पॉपुलेशन में हमारे जो लेबर क्लास है उनकी स्किन कलर थोड़ा डार्क है, कोलेस्ट्रॉल पतले हैं, साउथ इंडिया भी, यहाँ भी डार्क, तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट ही नहीं होता है, विटामिन डी बनता नहीं है। अदर रीजन है कि जो सनलाइट इस तरह से पड़ती है हमारे कंट्री पे कि उससे वो बनता नहीं है। तो कई सारे रीजंस है कि हम इतना सनी कंट्री होने के बावजूद भी विटामिन डी डेफिशिएंट है। 70 से 80% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी इज द की फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी सब लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बोन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, बट विटामिन डी के रिसेप्टर्स मसल्स पे भी पाए गए हैं। नॉट ओनली मेजर एंटी ग्रेविटी मसल्स बट कार्डियक मसल्स। कैंसर से इसका रिलेशन है, ब्रेन के फंक्शन से, क्रैंकीनेस, फटीग, मलेज, काम करने का दिल नहीं करना, बेड से उठने का मन ना करना, इरिटेशन, सैडनेस, डिप्रेशन, सब चीजों में विटामिन डी का रोल। तो विटामिन डी तो मस्ट है, लेना ही लेना है। कैल्शियम आप एक ना भी लें, क्योंकि कैल्शियम हर एक के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ 4-5 लोगों को ही कैल्शियम की जरूरत होती। अगर एक्स्ट्रा लेंगे अननेसेसरी तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी। ओनली 4 लोग, 5वें को जरूरत ही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, या प्रूवन केसेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉजल आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज लेना पड़ेगा, लेडीज को लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं एग्री करता हूँ, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी है, हाई डिमांड है तो दे सकते हैं फ्यू डेज, बट अननेसेसरी जरूरी नहीं है। विटामिन डी मस्ट है। जैसे अदर कंट्रीज है जो कोल्डर कंट्रीज है, यूरोप हो गया, पूरा अमेरिका है, अदर कंट्रीज है, वहाँ पर सनलाइट तो है ही नहीं। मैं खुद मैंने देखा है ही नहीं। और हमारा ड्रेस अपने अरब कंट्रीज में देख लिया, मैं इराक भी काफी ट्रेवल करता हूँ, अफ्रीका में भी जाता हूँ, तो वो तो पूरा बॉडी को कवर करते हैं, कल्चरल है, इंडिया में भी रखते हैं, तो सनलाइट आएगी नहीं। ब्लैक बुर्का है, हिजाब है, तो सप्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। अदर कंट्रीज में क्या है जो इंडिया में नहीं है, दैट इज द अदर कंट्रीज में क्या है जो इंडिया में नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन इंडिया इज लैक ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। वहां पर हर जूस में, मिल्क में विटामिन डी ऐड करके मिलता है, तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत, हाँ, आटे में, ग्रेन्स में।
यहाँ नहीं है। हमारे पेरेंट्स के टाइम आज से 40-50 साल पहले मैं बात करता था, बताते थे कि पहले जो वनस्पति घी आते थे उसमें विटामिन डी होता था, अब वो बंद हो गया। वी आर ट्राइंग एंड टॉकिंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, टास्क फोर्स का हिस्सा है, उसमें बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ, में आटे में मिला दें, जूस में मिला दें, दूध में मिला दें, थोड़ा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो ये सबको ऐसे फोर्सफुली लेना नहीं पड़ेगा। बट अभी तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, लेना ही पड़ेगा। 60,000 यूनिट्स का एक कैप्सूल आता है, अगर वंस ए मंथ एवरीवन स्टार्ट टेकिंग, कोई उसका नुकसान नहीं। महीने में एक बार, याद रखें। विटामिन डी इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, अनलाइक विटामिन बी इसकी टॉक्सिसिटी हो, अगर आपका लेवल 100 नैनोग्राम से ज्यादा हो जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी करता है। उसमें सबसे स्टार्ट में सिम्टम्स होते हैं डायरिया, पेट में दर्द, इस टाइप की चीज, और ज्यादा लेते रहेंगे तो फिर अदर प्रॉब्लम्स होते हैं। 2000 यूनिट्स पर डे और 1000 यूनिट पर डे आप महीने में 1 या 2 बार ले लें, इससे ज्यादा। तो उस केस में सर, जब वुमन हिट करते हैं मेनोपॉज, तो उसको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए? दूध, अब मिल्क का क्या वो है, यूज है? सी, मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, फीमेल्स में ही होता है। मेनोपॉज का मेन प्रॉब्लम है ईस्ट्रोजन हार्मोन का बंद होना। ईस्ट्रोजन इज ए बोन प्रोटेक्टिव हार्मोन। अदर भी इफेक्ट्स होते हैं, स्वेटिंग होना, गर्मी लगना, ब्रेन पे बिहेवियरल चेंजेस होना, वो सब तो है ही है, बट बोन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का, कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाता है, और इनिशियल 5 इयर्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और मेनोपॉज का कोई डेट फिक्स नहीं है, तारीख फिक्स नहीं है, साल फिक्स, कोई 40 साल में, कोई 45, कोई 50, बट उससे पहले पेरीमेनोपॉजल एरिया जो होता है, प्रॉपर मेनोपॉज आने से 1-2 साल पहले फीमेल्स को पता लग जाता है, मतलब बॉडी में चेंजेस होने, बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर होती है। तो दैट इज द परफेक्ट टाइम, वहीं पर पकड़ना है। इसमें अपने डॉक्टर से मिलिए, मैं नहीं कहता कि आप अपने आप शुरू करें, बट बी अवेयर कि ये हो रहा है, और ये पैटर्न्स है, आपकी बड़ी सिस्टर है, मदर है, उसी टाइप में चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा जिस टाइप में हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक रियल बिग मेनेस है, साइलेंट किलर है, हिप फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। तो मैं सभी लेडीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेरीमेनोपॉजल एज में अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखें। ईस्ट्रोजन जैसे ही कम होता है, आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, एक्सरसाइज करना है। आप कितना भी कैल्शियम विटामिन डी ले लें, बट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नहीं फायदा करेगा। तो एक्सरसाइज करिए, वेट को मत बढ़ने दीजिए। बॉडी वेट बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल मूड चेंजेस आते हैं। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ द हाउस, निकलना ही पड़ेगा घर से। एक बार आप सुबह निकल के देखिए कितना अच्छा लगे। एक और बात भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। सुबह निकलने के अपने एडवांटेज है, आपको जो ब्यूटी देखने को मिलती है वो अलग है, सनलाइट आ रहा है, तो डायरेनल साइकिल भी होती है, साइंटिफिक है ये सब। ऐसा नहीं कि सुबह की एक्सरसाइज इक्विवेलेंट टू रात की एक्सरसाइज, नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में डायरेनल वेरिएशन होती है। मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली 5 बजे कोर्टिसोल का पुश होता है बॉडी में, आप उठते हैं, बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म उसी तरह से एक्टिवेट होता है, तो उसको रेस्पेक्ट करना है। 5 बजे 6 बजे उठिए, जल्दी सोइए, दैट हेल्प्स। तो हमने बात शुरू की थी मेनोपॉज के लिए, तो मेनोपॉज में बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर टाइम पे अपना पता लग जाए कि अब हो रहा है। तो कैल्शियम, विटामिन डी एंड एक्सरसाइज, तीनों चीजें जरूर मैंडेटरी। लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी एक स्टैंप लगा के लिख दिया कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो हमेशा रहेंगे, ऐसा भी नहीं। इसमें प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं उनको रूल आउट करना। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शन है, जियार्डियासिस है, तो उससे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। वो अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलिए, कुछ दवाइयाँ देंगे, आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस हट जाएगा। आजकल तो दवाइयाँ भी आती हैं, अब वो लैक्टेज एंजाइम आता है, उसके कैप्सूल लेके कर सकते हैं, बट छोड़ दीजिए, दूध मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कर्ड में कोई दिक्कत नहीं, दही लीजिए, योगर्ट लीजिए, उससे नहीं होगा टॉल। जितने भी लोग लैक्टोज टॉलरेंस से डरते हैं, अगर वो दही, छाछ, इस तरह की चीजें लेंगे, उससे नहीं होती है प्रॉब्लम। फिर भी आपको ये सब चीजें भी सूट नहीं करती। इक्विवेलेंट बेनिफिट्स है दोनों का, अगर हम लोग मिल्क ले या फिर दही और ये सब, पूरा प्रोटीन भी उतना ही है, कैल्शियम भी उतना ही है। अदर सोर्सेज है, वेजिटेरियंस के लिए तो मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सेसम सीड्स है, नट्स है, पालक है, मेथी है, ब्रोकलीज है, सारी तरह की दालें, सब में कैल्शियम अबंडेंट है। बाजरा, मिलेट्स आर फुल ऑफ ओनली ग्रेन जिसमें बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन आवर पॉपुलेशन इज राइस, 0 कैल्शियम। तो ये प्रॉब्लम है। वी आर प्रीडोमिनेंटली राइस ईटर्स, स्पेशली हमारे कोस्टल रीजन है, साउथ इंडिया, ईस्ट,
एंड जो थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, सबको राइस के साथ फिश नहीं मिलता है, राइस ही फिर। और आप शौकीन हैं नॉन वेजिटेरियन के, खा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो एग इज अगेन ए बिग सोर्स ऑफ। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, रागी है, मिलेट्स है, सभी में है। न्यूट्रिशनल आप बैलेंस करके चलिए, हर कलर का फ्रूट खाइए, हर तरह की सब्जियां खाइए, तो वो सब नखरे हटाने पड़ेंगे। हाँ, मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता। ऑब्वियसली अगर आपको दूध से प्रॉब्लम है, मैं पुश नहीं करूंगा कि आपको मिल्क लेना है, सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। सब्स्टिट्यूट हाँ, ले मिल्क लीजिए। है। सोया मिल्क है, सोया के आजकल सप्लीमेंट्स, देयर सो मेनी थिंग्स। अंडरलाइन वाली बात ये है कि इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन इग्नोरेंस इज ए चॉइस। एकदम आपने सही बोला सर। अभी तो आप बोल ही नहीं सकते कि मुझे पता ही पता नहीं, ये गलत है, ये गलत है, आप खुद नहीं करना चाहते। आप पूछिए ना, चारों तरफ हेल्प चारों अवेलेबल है। तरफ आजकल। और सर कंफर्म करिए, उसको रिकन्फर्म करिए। ये नहीं कि गूगल से पूछ लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, आप वही करेंगे, ऐसा नहीं। डॉक्टर से भी मैं कहता हूँ, एक से मिलो, दूसरे से भी मिलो। अगर कोई उन्होंने आपको सर्जरी बताया है या कोई ऐसी चीज बताई है, आपको समझ में आता है कि मेरे लिए सुटेबल नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप जरूर दूसरे डॉक्टर से मिलिए, कोई बुराई नहीं। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं नी पेन के लिए, डॉक्टर ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बताया है। मैंने कहा अपनी रिसर्च करिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विदेशों में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। तो डोंट पुट योर बॉडी टू ए सिंगल डॉग, सरेंडर मत करिए। मतलब सेकंड ओपिनियन लीजिए। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। हम कितना रिसर्च करते हैं। आपको ट्रैवल करना होता है, आप एक साइट पे जाएंगे, मेक माई ट्रिप यात्रा, टिकट का चेक करेंगे, क्या प्राइस सस्ती मिल रही है, कौन सा रूट अच्छा मिल रहा है। गाड़ी खरीदनी है, कितनी आप ट्रायल लेते हैं, कंपेयर करेंगे यूट्यूब पे जा जाके, सेंट्रो अच्छी है, ये अच्छा है, मर्सिडीज है। तो बट आपको एक सपोज किसी ने कोई सर्जरी बता दिया, फॉर एग्जांपल शोल्डर रिप्लेसमेंट बता दिया या नी रिप्लेसमेंट बता दिया, तो आपको ढूंढना है अल्टरनेटिव्स। हाउ कैन यू अवॉइड सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सर, ये तो मतलब लोगों में डर भी है कि कैसे नी रिप्लेसमेंट तो इतना कॉमन हो गया है, तो कुछ ऑल्टरनेट है सर या सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा? सी, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और मैं हमेशा इक्वेट करता हूँ। नी जॉइंट को मैं एक जॉइंट मानता ही नहीं। नी इज मेड ऑफ 3 सेपरेट जॉइंट्स। तो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको 2 घुटने नहीं है, आपको 6 है, क्योंकि एक नी जॉइंट्स में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे एक 3 बेडरूम हाउस है, ठीक है, उसमें एक रूम लेफ्ट साइड में है अंदर की तरफ, एक बाहर की साइड है और एक टॉप पे है। ठीक है। टॉप वाला छोटा रूम है, वो पेटेलोफिमोरल जॉइंट है, जो नी कैप वाला जो जॉइंट होता है। अंदर वाला जॉइंट है और बाहर वाला जॉइंट है। सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है, आवागही होती है, सबसे ज्यादा जो घिसता है, वही रूम घिसता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग चलते हैं। है ना, आपने भी देखा होगा, गेस्ट रूम हमेशा ठीक रहता है। तो जो अंदर वाला रूम है, वो आपका मेन प्रॉब्लम वाला एरिया, वो सबसे पहले घिसता है। ठीक है। और उसको ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला जो सिम्टम होता है नी जॉइंट खराब होने का, वो होता है स्टिफनेस। आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आप कहीं बाहर आना जाना नहीं चाहेंगे, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो 10 बार सोचेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे स्टिफनेस होगा, कुछ कदम चलने के बाद ठीक होगा, इग्नोर करते रहिए, धीरे धीरे पेन आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, फिर स्वेलिंग बढ़ने लग जाती। फिर एक स्टेज वो आती है कि वो अंदर वाला कमरा पूरा घिस चुका है, अब सारा का सारा लोड ट्रांसफर दूसरी तरफ। तो अगर आपने तकलीफ को पकड़ लिया सही टाइम पर, तो आपको पूरे घर को डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, आपको बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं, जिसको कि मैं टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलता हूँ। फैंटास्टिक सर्जरी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, कोई डाउट नहीं है। मैं कहीं से भी बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, बट हर पेशेंट को वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन देना गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। रिसर्च कहती है, आप खुद टाइप करके पूछ लीजिए कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हर पेशेंट में जरूरी है। अप टू 40% केसेस में वर्ल्ड वाइड, पूरी मेरे पास डाटा है, उसमें टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड की जा सकती है अगर आपको पता है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। सिर्फ जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको आपको रीसरफेस करना है, उसको बदलना भी नहीं है, उसको बस ठीक करना है, तो उसको हम बोलते हैं टक्स प्लास्टी, 1/3 नी रिप्लेसमेंट। कुछ लोग माइक्रोप्लास्टी बोलते हैं, कुछ लोग यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और कुछ लोग कुछ और भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर हम लोग जैसे एक पार्ट ठीक कर दिए तो वो जो 2 पार्ट आपने कहा वो फिर खराब नहीं होंगे? नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया, उस कॉलम को, उस बीम को आपने सपोर्ट कर दिया, वो खुद का भी ध्यान रखेगा, दूसरी तरफ को भी फॉल नहीं होने देगा। बट यहाँ सबसे जरूरी बात आती है प्रिसीजन की। प्रिसीजन 2 तरह का होता है,
एक तो डायग्नोसिस बनाने का, कि आपने डिसाइड कर लिया कि अंदर वाला ही रूम खराब है या अंदर वाला घुटना खराब है, बट अगर आपने मिस कर दिया अदर कॉलम्स को, अदर बीम्स को, पेटेलोफ्यूमरल का, या वो मिस नहीं होने देना। उसके लिए हम स्पेशल एक्सरेज करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेरस वेल्गस स्ट्रेस व्यूज होते हैं, पेशेंट को लिटा के बाहर की तरफ पुश करके अंदर की तरह करके, नी कैप का स्पेशल व्यू होता है, रेयरली हम MRI भी करते हैं कभी कभी। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस, कोई भी चीज की सफलता के लिए सटीक डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और यही फर्क आता है, ज्यादातर डॉक्टर्स, ये भी मैं रिसर्च को ही कोट कर रहा हूँ, कि पूरे वर्ल्ड में ओनली 10% डॉक्टर्स हाफ नी रिप्लेसमेंट करते हैं या एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट, जबकि जरूरत है 40% को। और ये 10% कहाँ करते हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। इंडिया में कितने करते हैं? 2.5%। 97.5% सर्जन्स डायग्नोस ही नहीं करते हैं। कर सकते हैं, आता है, इंटेलिजेंट है सब, बट करते नहीं। सिर्फ 2.5 सर्जन्स ओनली। इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और उस 2.5 में भी मैं ब्रेक करके बताऊं तो इस सारा का सारा परसेंटेज स्टील किया हुआ है साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जहां हम काम कर रहे हैं यहाँ तो 1% भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है इसमें प्रिसीजन का। आप खुद समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि अगर आपको पूरा घर चेंज करना है, डिमोलिश करना सिंपल है, ढहा दो पूरे को, चेंज कर पूरा बुलडोजर चला दो। हाँ, वो भी अच्छा है। अगर आपके तीनों रूम खराब है तो वो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके भी अच्छे तरीके। बट प्रिसीजन चाहिए हाफ नी रिप्लेसमेंट में, टक्स प्लास्टी में। उसके लिए हमें रोबोटिक्स बड़ा मदद करता है। प्लानिंग, क्योंकि यहाँ 1 मिलीमीटर कट इधर उधर हुआ, गड़बड़ है, 1 डिग्री इधर उधर हुआ तो अपना तो खराब होगा ही होगा, दूसरे जो रूम बच गए उनको भी डैमेज होगा, क्योंकि उस पर भी तो स्ट्रेस नहीं आने देना। तो यहीं पर डिसीजन मेकिंग, डायग्नोस करने में और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में। तो ये जब से रोबोटिक्स आए हैं हमारी प्रैक्टिस में, यूनिकोडालर नी रिप्लेसमेंट का रिनोवेशन का टाइम आ गया है और ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। यही फर्क है। तो सर उसमें क्या, जैसे आपने कहा अगर हम लोग एक पोर्शन उसको रिप्लेस करते हैं नी को, तो उसमें क्या एडवांटेजेस क्या है? एक तो रिकवरी जल्दी है या कॉस्ट कम है, क्या एडवांटेज? ग्रेट क्वेश्चन। आप खुद समझिए कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं एक रूम को रिनोवेट करने की और पूरे को ढाने के। बन करके काटता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ACL सबने सुना होगा, स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा नी में 2 बोन होती है, थाई बोन, एक लेग बोन, और इसके बीच में 2 लिगामेंट्स होते हैं जो क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं। आगे का लिगामेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट, पीछे वाला होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दोनों का रोल है बैलेंस देने का, नेचुरल फील देने का और प्रोप्रियोसेप्शन देने का। जब भी आप कदम रखते हैं तो आपको एक रेस्पॉन्स मिलता है कि आपका पाँव जमीन पर है, फीडबैक मिलता है ब्रेन को, और फिर आप उसके हिसाब से मूव करते हैं। इसी को हम नेचुरल गेट का स्प्रिंगीनेस और नेचुरल फील बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। पर सबसे पहले, जब मैं भी करता हूँ नी रिप्लेसमेंट, सबसे पहले जो मेरे को स्ट्रक्चर हटानी पड़ती है वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। हम इतने ब्रूटल हो जाते हैं और एकदम से हटा देते हैं उसको, जबकि जो मेरे कोलीग हैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं वो इतना टाइम लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं उसको ACL को बनाने में, जब वो टूट जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोटल नी रिप्लेसमेंट का, कि हमें सारे लिगामेंट्स को हटाना पड़ता है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको भी हटाना पड़ता है, जो नॉर्मल रूम था, जो नॉर्मल कंपार्टमेंट डैमेज, उसको हटाएंगे, उसकी जगह आप मेटल का लगाएंगे, तो फील नहीं आएगी, मूवमेंट्स भी पूरी नहीं आएंगी, और आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मना किया जाएगा कि स्क्वाट ना करें, इंडियन टाइप ना जाए, हाँ, चौकड़ी नहीं मार सकते, स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते, लाइट कुछ भी नहीं कर सकते। आप नेचुरल नॉर्मल रहेंगे ही नहीं। और ये मेरी बहुत डिस्कशन होता है, फैमिली में भी होता है, जानकार पेशेंट्स में भी होता है। सबसे बड़ा जो डर है नी रिप्लेसमेंट ना करवाने का वो यही है। कितने लोगों के पास वेस्टर्न टाइप ट्रोलर्स है? एकदम सर, रूरल एरिया में कहाँ है? नहीं है। और आपके पास सपोज है भी तो ये क्या गारंटी आप जहाँ जा रहे हैं, जिसके घर जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं हो। तो उस डर की वजह से काफी लोग अवॉइड करते हैं। दूसरा, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, चौकड़ी मारना है, वैसे, हाँ। नमाज पढ़ना है या स्क्वाट करना है, और योगा तो इंडिया से ही निकला है, तो लोगों को लोटस पोज में बैठना, चौकड़ी, तो ये हमारी लाइफस्टाइल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है ये एक डिसीजन। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि उन पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए कि जिसमें टोटल नी की रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, उनको आप नेचुरल
नी दीजिए। तो हाफ नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट इज वन, वी सेव ऑल द लिगामेंट्स, वी सेव ऑल द नेचुरल बोन एंड कार्टिलेज, वी जस्ट डू द रीसरफेसिंग। और पेशेंट स्क्वाट भी कर सकता है, चौकड़ी भी मार सकता है, योगा भी कर सकता है, स्टेयर्स भी जा सकता है, पहाड़ों में भी चढ़ सकता है, सब कुछ अलाउड है। और जो बैलेंस जो फील होता है वो अमेजिंग है, नेचुरल नेचुरल है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक माताजी आती हैं बिहार से, शी इज 68 ईयर्स। उसका परिवार हर साल वैष्णो देवी जाता है पिछले 15-20 सालों से। वो भी जाती थी जब यंग थी, बट बोलती हैं मेरे को कि डॉक्टर साहब मैं तो 10 साल से गई नहीं हूँ वैष्णो देवी, मेरे को जाना है। हमने असेस किया, सब कुछ किया। आज 8 महीने के बाद उन्होंने वीडियो अपलोड किया, मेरे को भेजा। 17 किलोमीटर वो खुद चढ़ के गई हैं। अरे बाप, आफ्टर हाफ नी रिप्लेसमेंट। तो ये लाइफ में चेंज है। अदर पेशेंट्स फार्मिंग करना चाहते हैं। एक और पेशेंट है 75 ईयर्स के, काफी फेमस स्कूल है, उसके फादर है गुड़गांव में। वो पिछले 10 साल से उन्होंने साइकिल नहीं चलाई, स्कूटर नहीं चलाया, अपने शॉप पे नहीं गए। मैंने मना किया था कि सर अभी मत करो। विद इन 7 days ही स्टार्टेड ड्राइविंग बाइक। 75 में उनको शौक था। हम हमेशा बोलते हैं 3-4 हफ्ते के बाद करिए, बट वो इतना पेन फ्री हो गए, इतना अच्छा लगा उन्हें, इतने खुश। तो यही तो एक लाइफ, मतलब यही ब्यूटी है हमारे प्रोफेशन। देखिए आपने जो बोला, लोगों को पता ही नहीं, पता नहीं है लोगों को। जाके बस चलो। और कई लोग तो डर के मारे बैठे रहते हैं, जैसे आपने बोला साइड इफेक्ट्स इतने हैं। क्यों करवाएगा? जिसको छोटी तकलीफ है वो नहीं करवाएगा। जब बिल्कुल ही फंस जाते हैं, हमारे पास वही पेशेंट ज्यादा आते हैं बिल्कुल टेढ़े, वॉक करके चलते उनमें नहीं हो सकता। जब सारी बीम लेंटर सब टूट गया, फिर हाफ नहीं हो सकता। तो केस सिलेक्शन बहुत जरूरी है, जिसमें लिगामेंट्स आपके बचे हुए हैं। इनिशियली पकड़ लो केस को। मतलब इनिशियल ये नहीं कहूंगा कि जहाँ जरूरत नहीं वहां कर दो। इसको बोलते तो हम ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, बट एक हिस्सा खराब हुआ है। एक हिस्सा क्यों खराब होता है उसके भी कारण, क्यों ही अंदर वाला खराब होता है। ऐसा नहीं है कि मोटापे की वजह से है या हम चौकड़ी मार के बैठने की आदत है। कई सारे रीजन है। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है 3 अंदर की तरफ अटैच होती है, 1 बाहर की तरफ होते हैं। तो सबसे पहले वो कमजोर होती है, तो वही हिस्सा खराब होता है। और फीमेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो बैलेंस होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आता है। और 5 to 10% पॉपुलेशन में घुटने ऑटोमेटिकली मुड़े हुए होते बचपन से ही, तो वो भी थोड़े से ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आपको अगर हाफ नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए, सवाल उठाइए। चैट जीपीटी पे ही डाल दें अपने एक्सरे, इज दिस एक्सरे सुटेबल फॉर हाफ नी, वो बता देगा। खाली एक्सरे के बेसिस पे नहीं होता, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होता है, वो जरूरी है। तो फैंटास्टिक है। और सर ये इसमें रिकवरी टाइम क्या रहता है? देखो, आधा कट लगेगा, आधा टाइम लगेगा सर्जरी में, हॉस्पिटल स्टे भी आधा होगा, और रिकवरी टाइम होगा 4 गुना फास्टर। तभी हाफ नी रिप्लेसमेंट होता है। कट इतना लगता है 8 सेंटीमीटर कंपेयर टू 15 to 18 सेंटीमीटर। हॉस्पिटल स्टे 1 to 2 days, वॉकिंग सेम डे विद इन 2 to 4 hours, स्टेयर क्लाइंबिंग नेक्स्ट डे विद सपोर्ट। हम हमेशा बोलते हैं कि आप 3 हफ्ते घर में ही रहे, बट कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि है तो ये भी एक तरह का चेंज ही। उसमें बॉडी में पार्ट डल रहा है, छोटा सा डलता है बट पार्ट तो डल रहा है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना जरूरी है इनिशियल 3 weeks के लिए, बाद में सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, आप स्क्वाट कर सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपना पुराना घुटना वापस मिल जाएगा विद ए नेचुरल फील। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? पहले हाफ नी रिप्लेसमेंट के लिए लोग डराते थे, कि अभी भी लोग डरते हैं। मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है जो आपने अभी तक नहीं पूछा है, फिर सब लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या ये जल्दी खराब हो जाएगा? क्या जो दूसरे कंपार्टमेंट हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे? कितने साल चलेगा? जैसे हम पहले बोलते थे गाड़ियों के कि कितने साल चलेगी, मतलब कितनी एवरेज देगी, तो अब वो सवाल खत्म हो गया। अब चलेगा तो उतना ही जितना नॉर्मल चलता है। 15 से 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। जो लेटेस्ट इम्प्लांट हम डाल रहे हैं उनका पॉली इतना अच्छे से डिजाइन है, उनका ट्रिपल रेडियस डिजाइन है, विटामिन ई इन्फ्यूज्ड पॉली है जो उसमें डालते हैं, तो वो 20 साल चलता है। 15 साल से 20 साल 95% लॉन्जेविटी है। अनदर गुड थिंग अबाउट हाफ नी रिप्लेसमेंट कि जो खराब भी हो जाए, सपोज 15 से 20 साल बाद खराब हो गया, तो इसको चेंज करना बहुत आसान है। आप टोटल में कन्वर्ट कर दीजिए। कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट जो आज आपने चेंज किया है,
पूरा डिमोलिश करके दूसरा घुटना डाला है, तो उसको जब चेंज करने के लिए क्या करो, मून पे जाओगे, कहीं तो घर बनाना पड़ेगा। एकदम। तो तब उसके लिए रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें पूरी खुदाई होती है, पूरी रॉड्स लगती हैं, और उसकी लाइफ भी कम होती है, और नेचुरल फील तो कभी भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि ये भी ना करना पड़े। आ रही है, रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स पे बहुत काम हो रहा है, उस पे भी काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट हर चीज की स्टेज है। मैं खुद भी यूज करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, स्टेम सेल्स यूज करते हैं, इंजेक्शंस यूज करते हैं, समटाइम्स स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, बट वो हर चीज की एक स्टेज होती है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम यूज करते हैं, बट लेटर स्टेजेस पे नहीं पॉसिबल। तो डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं ये चीज? मेरे भी मन में भी ये सवाल आया कि क्यों नहीं। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा और फिर रिसर्च की। मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद पाया कि 3 मुख्य कारण। एक तो हम सर्जन्स हैं, उनकी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई है हाफ नी रिप्लेसमेंट। मैंने मेडिकल कॉलेज से पास किया, किसी को पता ही नहीं था। फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने अपने अदर जो डॉक्टर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनको बोला कि सबका मन में था नहीं सर ये तो काम नहीं करता, इसमें कोई फायदा नहीं है, जल्दी फेल हो जाएगा, रिवाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने पूरा स्टडी किया इसका, पूरी रिसर्च देखी, फिर मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया आज से 10 साल पहले कि मैं करूंगा। हालांकि मेरा फर्स्ट लव ट्रॉमा था, आई मैरिड टू स्पाइन सर्जरी, देन आई शिफ्टेड टू हाफ नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि मेरे जो अदर टीम मेंबर्स थे जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के ज्यादा बड़े सर्जन्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर हम नहीं करेंगे, इसके अच्छा नहीं है आउटकम। फिर मैं आई स्पोक टू फ्यू अदर डॉक्टर्स, कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग में, आई गॉट ट्रेन्ड। तो एक तो ट्रेनिंग का अभाव है, एक मन में डर है कि ये खराब जल्दी हो जाता है, दूसरा है कि रिवीजन इसका 5 से 10 साल में खराब, ऐसा नहीं है। तो सर्जन बायस हो गया। अगर सर्जन ही बायस्ड है, अगर कोई शॉपकीपर है वो अपने डिस्प्ले में ही नहीं रखेगा कोई चीज, बताएगा ही नहीं पेशेंट को, तो कैसे से? पहले ऐसे ही था, किराने की दुकान थी, एक ही के पास जाते थे, जो रखा है वो लेके आ जाते। अब मॉल्स का जमाना है, शॉपिंग कार्ट लेके जाते हैं, पेशेंट भी अवेयर हो गए हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने भी अपग्रेड कर लिया अपने स्किल्स को, तो अब अवेयरनेस बढ़ रहा है। तीसरा मुख्य कारण है इसकी इंडिकेशन, जैसा मैंने शुरू में बताया। पता नहीं चला। तीसरा मुख्य कारण है इंडिकेशन, जैसे मैंने इसमें शुरू में आपको बताया कि केस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, पेशेंट को चेक करना पड़ेगा, स्पेशल एक्सरे करने पड़ेंगे, और बिजी प्रैक्टिस में सही पूछे ना, आपने भी देखा ओपीडी में हम कैसे काम करते, इतना समय नहीं लगाता सर्जन। जिसको एक फैक्ट्री की तरह काम करना है, दिन में 20 घुटने चेंज करने, वो इतना ध्यान नहीं लगाएगा, नहीं टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा फर्क आता है कि आपको प्रॉपर केस सिलेक्शन चाहिए फॉर ए सक्सेसफुल आउटकम। इसलिए टीम काम करती है। एक का काम है सिर्फ एग्जामिनेशन का, दूसरे का एक्सरे को स्टडी करने का, जरूरत पड़ने पे एमआरआई करने का। फिर पहले फेल हो जाते थे हाफ नी रिप्लेस, अब वो चीज भी खत्म हो गई है, रोबोटिक्स आ गए। तो ये 4 कारण है। सर्जन बायस, उसकी वजह से पेशेंट को ऑप्शन नहीं मिलती, तो पेशेंट भी बायस हो जाता है। और तीसरा फिर सटीकता चाहिए डायग्नोसिस में और उसको एग्जीक्यूट करने में। अब बट चारों चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं, और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आप विद इन 2-3 साल ही देख लीजिएगा, बूम आएगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सीलेंट आउटकम है। मैं जितने भी पेशेंट ऑपरेट कर रहा हूँ ना, हर एक पेशेंट 4 लोगों को लेके आ रहा है। इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। बट लूज इंडिकेशंस में नहीं करना। आज भी टोटल नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, रहेगा, रहना भी चाहिए। मैं उसको नीचे उतार के हाफ को ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहा, पर जहाँ हाफ की जरूरत है वहाँ कर, कि जहाँ नीड नहीं है तो आप क्यों करे हो। फिर हमेशा डॉक्टर सेल करते हैं इस चीज को कि टोटल नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड, बट फॉर हुम गोल्ड स्टैंडर्ड होगा आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट क्या इस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है या नहीं, ये तो वही बताएगा ना। तो उसको चॉइस देना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो हम पेशेंट को बोलते कि आप सेलेक्ट करिए, सब कुछ बताते हैं। हर एक के लिए नहीं है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी एवरी 3rd पेशेंट के लिए तो इजीली है। तो ये एडवांटेजेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। देखो अर्ली स्टेज के 2 चीजें, एक तो अर्ली आर्थराइटिस, ये भी मैं मिथ ब्रेक कर देना चाहता हूँ। जो हमारा घुटना जब घिसना शुरू होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, वो हम एक्सरे से पता लगाते हैं। ग्रेड 1 में ज्वाइंट में स्पेस काफी दिखता रहता है, ओनली 25% ज्वाइंट घिसता है। ग्रेड 2 में 50, ग्रेड 3 में 75, ग्रेड 4 में कंप्लीट। जो हम हाफ नी रिप्लेसमेंट करते हैं कभी भी ग्रेड 1, 2 या 3 में नहीं करते हैं। इट शुड बी ए बोन टू बोन आर्थराइटिस, कार्टिलेज पूरा घिस जाना चाहिए, तो इसी में ही करना है। लेकिन पूरे नी का घिसना चाहिए या सिर्फ
अंदर वाले रूम का खिंचना चाहिए। तो अगर एक ही कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस हुआ है जो कि ग्रेड 4 है, बोन टू बोन है, कंप्लीट लॉस है, उसमें हाफ नहीं होगा। अगर 2 कंपार्टमेंट खराब हो गए तो टोटल नहीं होगा, तीनों हो गए तो 100% टोटल होगा। तो अर्ली आर्थराइटिस में किसी तरह की रीसरफेसिंग रिप्लेसमेंट नहीं होगी, उसमें हम अदर मोडालिटीज हैं, दवाइयां हैं, एक्सरसाइजेज हैं, इंजेक्शन है, उससे ट्रीट करेंगे। तो सर जो अर्ली डायग्नोसिस हुआ है तो वो उससे क्या ठीक हो जाते हैं, जैसे आपने कहा दवाई लिया, इंजेक्शंस? देखो, ये आप एज को ठीक नहीं कर सकते, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट की जो इंडिकेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको वहां तक नहीं पहुंचना, उससे पहले रुक जाइए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वजन को कम रखना है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ऑलरेडी दर्द है तो स्क्वाट नहीं करना, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करना, इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज नहीं करना। डॉक्टर की सलाह से आपको कार्टिलेज हीलिंग की दवाइयां आती हैं, वो ले लीजिए, इंजेक्शंस लगवा लीजिए, विस्को सप्लीमेंट आते हैं, स्टेम सेल्स आती हैं, आजकल कुछ नई रीजनरेटिव थेरेपीज हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आपकी फैट सेल से ड्राइव करके वो इंजेक्शन लगाते हैं, इफेक्टिव है, हर चीज इफेक्टिव है, इंडिकेशन ठीक होनी चाहिए। तो आपको नी रिप्लेसमेंट 100% नहीं बचा सकते। ये तो उसी तरह से होगा कि मेरे को गाड़ी भी चेंज नहीं करनी, इसी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर भी चलाना है, डॉक्टर मैं कैसे ना टायर चेंज करूं, ऐसा नहीं हो सकता। और गाड़ी चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, वो तो जब होगी होगी। तो सर अगले एपिसोड में हम किस पे बात करेंगे? बताइए। देखिए, मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। आज हमने टच किया है थोड़ा सा एक साइलेंट डिजीज पर जो कि ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके साथ जो बिल्कुल क्लोजली जुड़ी है विटामिन डी और कैल्शियम। फिर हम आ गए थे नी जॉइंट पर। तो मेरे को लगता है कि अभी 2 चीजें बाकी हैं, कमर दर्द और शोल्डर का। तो इनके बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा 1 साल का गोल यही है कि सबको ये पता लगे कि ये 4 चीजें हैं, इनसे अगर हम स्ट्रॉन्ग कर ले, इनके बचाव के रास्ते ढूंढ ले, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वेरी गुड सर, मैं तो मतलब इतने ही ज्ञान मुझे मिले आज, मैं क्या बताऊं, मैं कितने लोगों को बोलूंगी, और हमारे चैनल के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू सबको पता चले। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि इसमें कुछ भी लोगों को अगर पता लगता है, कोई जानकारी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू मिली, थैंक यू सो वेरी मच, रियली अप्रिशिएट।